नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज आप पढ़ने जा रहे हैं समास। समास के बारे में अपन ने पिछले कालांश में भी चर्चा की थी, जिसमें अपन ने समास की परिभाषा देखा, पर समास के बाद में अपन ने जो है समास के प्रकार देखे, ठीक है। और उसके बाद में अपन ने जो है तत्पुरुष समास, ठीक है, कर्मधारय समास, इस तरह से समास देखे। आज अपन जो उसका चौथा जो रूप है द्विगु समास, द्विगु समास का अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। द्विगु समास किसे कहते हैं, इसकी विशेषता क्या है, ठीक है, तो उसके बारे में सबसे पहले अपन देखें। पहली विशेषता क्या है कि इसमें उत्तर प्रधान होता है। उत्तर मतलब दूसरा, इसका उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर मतलब बाद वाला। दूसरी चीज क्या है इसमें, दूसरी चीज ये है कि पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। पूर्व पद संख्यावाची होता है, मतलब एक संख्या के रूप में रहेगा, संख्यावाची होता है, ठीक है। और इसमें एक ये ध्यान रखना कि तीसरा अर्थ न दे, क्या ना दे, तीसरा अर्थ न दे, ठीक है। तो सामासिक पद क्या करेगा, सामासिक पद समूह, या इसको बोलते हैं समाहार का बोध कराता है। जहां पर भी इस तरह से समूह का बोध कराएगा वहां पर क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। अब इनके उदाहरणों का जब हम विग्रह करेंगे तो का समूह, का समाहार या वाला, वाली, है ना, इस प्रकार के शब्दों को अपन क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे अष्ट धातु, अष्ट धातु, समझना, ये अष्ट संख्या आ गई, ठीक है। तो ये समास कौन सा हो गया, द्विगु समास हो गया। और उसके बाद क्या है, 8 धातुओं का समूह, 8 धातुओं का समूह, ठीक है। तो ये समूह होते ही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका द्विगु समास। अब इसी तरह से चतुर्वेदी, चतुर्वेदी, ये आ गया चतुर, 4, ठीक है। तो क्या हो गया, 4 वेदों का समूह, 4 वेदों का समूह। समझ में आ रही बात, समूह आ गया, इसका मतलब ये कौन सा हो गया, ये आपके द्विगु समास हो गया। इसी तरह से त्रिभुवन, त्रिभुवन, त्रिभुवन में क्या हो गया, त्रिभुवन का अगर आप लिख रहे हैं कि भाई 3 भवनों का समाहार या 3 भुवनों, 3 भुवनों का समाहार या समूह, समझ आया होगा कि अगर इस प्रकार से आपके दिया हुआ रहता है तो वो किस में आता है, वो आपके होता है द्विगु समास में। किसमें, द्विगु समास में, ठीक है। चौराहा, 4 राहों का समाहार, चौकड़ी, 4 कड़ियों वाली, ठीक है। दोपहिया, 2 पहियों वाला, षड ऋतु, 6 ऋतुओं का समूह। तो इस प्रकार से पहला पद जहां पर भी संख्यावाची होता है, और ये ध्यान रखना कि जहां पर समूह या समाहार का अर्थ दे, तीसरा अन्य अर्थ देगा तो ये वापस कहां जाएगा, वो जाएगा बहुब्रीहि में, जो अपन आगे पढ़ेंगे। समूह या समाहार का अर्थ दे वो किस में आता है, वो आता है द्विगु समास में, ठीक है। तो यहां तक अपने को याद रखना है, ज्यादा से ज्यादा उदाहरणों पर अपने को क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, द्विगु समास के बाद में अगला जो समास है
द्विगु समास के बाद में पांचवा जो समास है उसका नाम आपके द्वंद्व समास है। कौन सा समास? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। अब इसकी क्या विशेषता? अभी इसकी विशेषता यह है कि इसमें आपके दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं। दूसरा इसमें क्या है? दूसरा इसमें यह है कि भाई इसमें और एवं व और एवं व अथवा या आदि, है ना, इनका क्या होता है? इनका योजक इनके बीच में होते हैं, इनको लोप होता है। ठीक है, तो जो इसमें उचित लगता है वो अपने को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे लिखना रहेगा। अगर दोनों साथ साथ में रहने वाले हैं तो और लगा देना है, दोनों अलग अलग रहने वाले हैं तो या अथवा लगा सकते हैं अपन। ठीक है, इसमें आपके जो है, जैसे इसको भी अगर अपन भेद पढ़ें तो इसके कितने भेद हो जाते हैं? 3 भेद हो जाते हैं। उपभेद। उपभेद में पहला उपभेद क्या होता है? ऐतरेतर द्वंद्व। ऐतरेतर द्वंद्व। अब ये संस्कृत से है। अगर मान लो इतना अगर अपने को डीप में नहीं जाना है तो सिर्फ अपने को कहां तक ध्यान रखना है? ये यहां तक अगर अपन ध्यान रखें तो भी अपना काम हो सकता है। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि इसमें समस्त पद प्रधान होते हैं और इसमें इसके साथ साथ पद स्वतंत्र भी होते हैं। इसमें और एवं आदि लिखने विग्रह करते समय लिखते हैं। जहां और एवं आते हैं वहां पे ऐतरेतर द्वंद्व होता है। जैसे दाल रोटी, दाल रोटी, तो क्या हो जाएगा? दाल और रोटी, ये साथ में मिलेगा। ठीक है, तो और रह जाएगा। अब उसके बाद में क्या है? माता पिता, माता पिता, तो क्या हो जाएगा? माता और पिता। तो जो साथ में रहते हैं, ये चीज यहां पे ध्यान रखना, योजक चिन्ह इसमें अधिकांशतः प्रयोग होता है और अगर जहां पर आता है वो ऐतरेतर द्वंद्व हो गया। ठीक है, दूसरा उपभेद। दूसरा उपभेद जो है, अगर 3 समास हो, जैसे लाल पाल बाल, तो लाल पाल और बाल, कंद मूल फल, कंद मूल और फल। ठीक है, यहां पर भी आप ध्यान रखना, यहां पर भी आपके कौन सा हो जाएगा? ये आपके द्वंद्व समासी रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर और छुपा हुआ है। ठीक है, हाथी घोड़ा पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा और मकान। तो जहां पर और शब्द छुपा हुआ रहता है तो उसमें क्या होता है? उसमें आपके द्वंद्व समास रहता है। और द्वंद्व का भी अगर भेद पूछे तो ऐतरेतर द्वंद्व उसमें रहता है। अब उसके बाद क्या है कि जैसे आपके कहते हैं कि भाई 1 से लेकर 9, वो तो किस में आ जाएंगे? वो संख्या आ जाएगी किस में? वो आएगी आपके द्विगु समास में। फिर 10, 20, 30, 40, 50, तो इनके बीच वाली जो संख्या है, बीच वाली संख्या, ठीक है, ये जो संख्याएं हैं वो किस में आएंगी? वो आएगी आपके द्वंद्व समास में। द्वंद्व का भी कौन सा? ऐतरेतर द्वंद्व। जैसे आपके लिख दिया मैंने 45,
45। तो ये 45 जो लिखा अपन ने, इसमें क्या होता है 40 और 5, 40 और 5, ये ध्यान रखना। ये स्पेशली आपके 45 आ जाए या आपके 16 आ जाए, 16 तो कितने हो जाएंगे 10 और 6, 10 और 6 कितने हो गए आपके 16। इस तरह से आपके ये जितने जो संख्याएं हैं, इनके बीच वाली संख्याएं वो सब किस में आएंगी, वो सब आएगी आपके द्वंद्व समास में। समझ में आया। अब उसके बाद में इसका दूसरा जो रूप है ऐतरेतर के बाद में समाहार द्वंद्व। दूसरा कौन सा है, समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व में क्या होता है, जब पहला पद दूसरे से मिलता जुलता होता है, ठीक है, तो पहला पद दूसरे पद से मिलता जुलता रहता है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, उसे अपन समाहार द्वंद्व कहेंगे। दूसरा समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व में क्या हो जाएगा भाई, जी जान, जी जान, इस तरह से आया तो क्या हो जाएगा जी जान आदि, जी जान आदि। समझ में आया। इसी तरह से बहु बेटी आदि, चाय पानी आदि, है ना, बीच में योजक चिन्ह रहेगा तो इसमें आदि लगा देते हैं अपन। और उसके बाद में आता है वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व, इसमें क्या होगा, इसमें आपके बीच में क्या आएगा, या अथवा विकल्प के रूप में रहता है, इसे इसलिए उसको वैकल्पिक कहते हैं। एक दूसरे के विलोम अर्थ उसमें आमने सामने रहेंगे, जैसे सुख दुख, सुख दुख, तो इसमें क्या हो जाएगा, सुख दुख में क्या हो जाएगा, सुख और या सुख या दुख। समझ में आ रही बात, तो सुख या दुख। तो इस तरह से पाप पुण्य तो क्या हो जाएगा, पाप या पुण्य। तो इस तरह से आपके या अथवा इसके बीच में आता है, वो हो जाता है आपके कौन सा, वो हो जाता है आपके द्वंद्व समास। फिर आपके संख्यावाची विकल्प में आता है, जैसे 2 4, 2 से 4 तक, 5 से 10 तक, है ना, ये भी आपके क्या हो जाएगा, ये संख्यावाची में हो जाएगा। अब उसके बाद में अंतिम समास जो है वो आपके कौन सा है, वो आपके है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। अब इसमें क्या होता है भाई, बहुब्रीहि समास में अपने को ये चीज ध्यान रखनी है कि भाई इसकी विशेषता क्या है, कि इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है। तो भाई प्रधान क्या होता है, तीसरा पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है, अन्य पद या तीसरा पद जो अलग है उससे, तीसरा पद है ना, वो क्या होता है, प्रधान होता है। फिर इसके अलावा इसमें और क्या होता है भाई, और इसके अलावा रूढ़िवादी परंपरा के कारण विशिष्ट अर्थ या आपके क्या लिखे अपन,
पौराणिक उदाहरण है ना, पौराणिक उदाहरण इसमें आते हैं, जैसे दशानन है ना, इसके अलावा आपके जो पीताम्बर है, इससे बहुत सारे उदाहरण अपने को मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे अपन बात करते हैं सरस्वती, सरस्वती के अन्य नाम क्या क्या हैं, पर्यायवाची अगर अपने को ध्यान में है तो अपन आसानी से इसको कर सकते हैं। जैसे सरस्वती का अपन उदाहरण लेते हैं, पहला दिया है वाक देवी, वाक देवी। संधि में अपन ने पढ़ा हुआ ग तीसरा वर्ण आया तो इसका क्या हो जाएगा, वाक धन देवी। क्योंकि यहाँ पे ये संधि अपने प्रश्न नहीं आया है, समास का आया है, तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, वाक की है जो देवी। तो वाक की जो देवी कौन है, तो न तो वाक से लेने देना न देवी से लेने देना, उत्तर क्या हो जाएगा सरस्वती। तो वाक देवी जो आपका समास है वो उसमें कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसी तरह से वीणा पाणी, वीणा है पाणी हाथ में जिसके, पद्मासना, पद्म है आसन जिसका, अर्थात लक्ष्मी सरस्वती। हंस वाहिनी, जो हंस है आसन जिसका, या ठीक है हंसासिनी। इसी तरह से आपके पार्वती के भी आपके पर्यायवाची अपने को ध्यान रखना है, गिरिजा, शैलजा, अन्नपूर्णा, हिम सुता, शैल नंदिनी। तो ये सब किसके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे पार्वती के। इसी तरह से सीता के क्या हो जाएंगे, जनक नंदिनी, रामप्रिया, भूमिजा, भूमि को है भूमि से जन्म लिया जिसने, है ना, तो वो क्या हो जाएगी, भूमिजा क्या हो जाएगा, सीता। फिर उसके बाद में कृष्ण, कृष्ण के पीताम्बर, मुरारी, है ना, गिरिधर, नंदन, घनश्याम, और इसके अलावा आपके मधुसूदन, कंसारी, कंस, अरि, है ना, कंस का है जो अरि, अरि का अर्थ होता है दुश्मन, शत्रु, तो इसमें क्या हो जाएगा, कृष्ण। तो ये सारे जो नाम हैं, पौराणिक नाम हैं, ये सारे नाम किस में आते हैं, बहुव्रीहि में आते हैं। इसी तरह से इंद्र में नागपति, वज्रायुध, है ना, वज्र है आयुध जिसका, अर्थात इंद्र, आयुध मतलब हथियार। अब उसके बाद आगे जो है वज्रपाणी, देवराज, सहस्राक्ष, सहस्र मतलब हजार है, अक्षी, अक्षी मतलब आंखें, जिनकी 1000 आंखों वाले कौन हैं, इंद्र हैं। ठीक है, इसी तरह से सचीपति, सची के पति हैं जो, अर्थात इंद्र, तो ये सारे इंद्र। उसके बाद कामदेव में क्या आएगा, अनंग, बिना अंग का है जो, अनंग, है ना। मनोज, मन को मन में जन्म लेता है जो, मनोज। रतिका, रतिकांत, रति का है जो पति, कांत पति, है ना। तो इस तरह से आपके मकर ध्वज, कुसुम सर, है ना, फूल हैं जिसके सरवाण, ये सारे शिव के, गणेश के, विष्णु के, इन सब के आपके पर्यायवाचियों को अगर अपन देखेंगे, ठीक है, ब्रह्मा, हनुमान, कार्तिकेय, राम, बलराम, है ना, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके आते हैं बहुव्रीहि समास में। अब बहुव्रीहि समास के अन्य उदाहरण क्या हैं, जयपुर, जयपुर क्या है, राजा जय सिंह ने बसाया है जिस पुर नगर को, वो क्या कहलाएगा, एक शहर, शहर विशेष के लिए अपन लिखते हैं तो जयपुर। फिर त्रिवेणी, त्रिवेणी इंपॉर्टेंट देखना, ध्यान रखना, त्रिवेणी, त्रिवेणी। अब अगर आप इसमें लिखते हैं 3 वेणियों का समूह, 3 वेणियों का समूह अगर अपन लिख रहे हैं तो ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा द्विगु में। लेकिन अगर अपन इसमें लिखते हैं 3 वेणियों का संगम स्थल, 3 वेणियों अर्थात धाराओं का संगम स्थल, क्या हो गया, प्रयाग, क्या लिख रहे हैं अपन, प्रयाग।
तो ये किस में आ जाएगा? ये आपके आ जाएगा बहुब्रीहि में। समझ में आया? जब अपन इसका समाहार या वो नहीं ले रहे हैं, तीसरा अर्थ अन्य अर्थ ले रहे हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा? ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है। अब सफेद पोश, सफेद पोश का अर्थ क्या हो गया? जो सफेद कपड़े, सफेद वस्त्र धारण करता है, सफेद वस्त्र धारण करता है, जो क्या हो जाएगा? राजनेता। इसका अगर अर्थ अपन क्या लें? राजनेता। तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है आपके बहुब्रीहि समास। ठीक है। राष्ट्रपिता, अब राष्ट्रपिता अब राष्ट्रपिता की जहां अपन बात करते हैं तो राष्ट्रपिता का क्या हो जाएगा? राष्ट्र का पिता है जो, अर्थात महात्मा गांधी। राष्ट्रपति, राष्ट्र का है जो पति, राष्ट्राध्यक्ष, है ना, नाम जिसका है ना, तो रामनाथ कोविंद। तो ये क्या है? ये आपके सारे किस में आते हैं? बहुब्रीहि समास में आते हैं। तो अभी अपन ने 3 समास का अध्ययन किया है, जिसमें आपके बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और उसके अलावा द्विगु समास, ये 3 समास अभी अपन ने देखे हैं। इन तीनों समासों के ज्यादा से ज्यादा अपने को क्या करने हैं? उदाहरण देखने हैं और इनको अच्छे से समझना है। ठीक है। अगर देखिएगा कुछ उदाहरण जो है आपके पंक्ति देकर अगर पूछा जाए तो उसमें अपने को अर्थ स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये किस समास में आएगा। जैसे प्रश्न दिया हुआ है आपके पीतांबर, ठीक है, साधु, पीतांबर, ओढ़े, जा रहा था। अब यहां पर अंडरलाइन कर दिया पीतांबर, तो यहां पर पीतांबर का सीधा एक ही अर्थ निकलेगा। वो क्या निकलेगा? पीले, पीत अंबर। पीत का अर्थ क्या होता है? पीले, और अंबर का अर्थ क्या होता है? वस्त्र। तो पीले वस्त्र धारण किए हुए साधु जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब भी आपके ये प्रश्न आता है तो उसमें अपने को यहां पर पीतांबर से कृष्ण या विष्णु नहीं करना है। यहां पर कृष्ण या विष्णु अपन नहीं लिख सकते। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लो सिंपल आता है कि पीतांबर का जो समास कौन सा है, तो उसमें अगर मान लो दोनों दिए हुए हैं, कौन से? एक तो आपके दिया हुआ है बहुब्रीहि और एक दिया हुआ है कर्मधारय। तो ऐसी स्थिति में अगर सिंपल दिया हुआ है तो बहुब्रीहि ही करना है, और बहुब्रीहि नहीं दिया हुआ है तो क्या करना है? कर्मधारय करना है। ये चीज ध्यान रखें। और अगर सिंपल इस तरह से लाइन देके पूछा हुआ है तो ऐसी स्थिति में अपने को क्या लिखना रहेगा? कर्मधारय लिखना रहेगा। इसका अर्थ क्या हो गया? ये कर्मधारय में आएगा, कर्मधारय समास। क्यों? क्योंकि ये विशेषण विशेष्य है ना, एक पद दूसरे पद की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो पीले वस्त्र हैं, अतः यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर आपके कर्मधारय समास होगा। ठीक है। इसी तरह से त्रिशूल, त्रिशूल का जो है, त्रिशूल में भी यही है। त्रिशूल में क्या है? 3 शूल। देखना इधर, संख्यावाची हुआ 3 शूलों का समूह, 3 शूलों का समूह। अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो अभी अपन ने पढ़ा कि संख्यावाची होता है, तो ये किस में आता है? ये आता है द्विगु में। किस में आता है? द्विगु में। और अगर अपन बात करते हैं त्रिशूल, तो क्या होता है कि त्रिशूल क्या है? शिव का अस्त्र। अगर हम इसका तीसरा अर्थ लेते हैं शिव का,
अस्त्र। ठीक है, तो शिव का अस्त्र लेते ही ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके बहुब्रीहि समास। क्योंकि अपन ने 3 शूलों से कोई लेना देना नहीं, अपन शिव के अस्त्र से अपन जो है इसका अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, तो ये बहुब्रीहि समास होगा, बहुब्रीहि समास। समझ में आ रही बात? तो इस तरह के जब प्रश्न आते हैं तो हमें क्या करना होता है कि अपने को जो है ध्यान से समझ करके, अगर मान लो बहुब्रीहि और दोनों दिया हुआ है तो बहुब्रीहि ही करना है। ये चीज ध्यान रखें कि बहुब्रीहि इसका उत्तर जो है पर्टिकुलर बिल्कुल सही रहेगा। हाँ, अगर मान लो बहुब्रीहि नहीं दिया हुआ है तो अपन वहां पर द्विगु कर सकते हैं, यहां पर कर्मधारय कर सकते हैं। प्रश्न वही है लेकिन उत्तर बदल जाता है। जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं तो उस समय अपने को इस चीज को ध्यान में रखना है। इसी तरह से एक और उदाहरण लीजिएगा, त्रिलोचन। ये आपको इसलिए बता रहा हूं मैं कि ताकि जब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रश्न आते हैं कौन से समास वाले, तब हम वहां कंफ्यूज ना हो और हम इसको गलत न करें। त्रिलोचन, शिव के त्रिलोचन से कामदेव कांप उठा, दिया हुआ है शिव के त्रिलोचन से कामदेव कांप उठा। ठीक है, अब यहां पर त्रिलोचन अंडरलाइन किया हुआ है। प्रयुक्त शब्द में समास बताइए, या आपके समास का जो है क्या लिखिए, नाम लिखिए। तो त्रिलोचन यहां पर क्या हो जाएगा, 3 लोचनों का समूह। 3 लोचन मतलब क्या होता है, आंख। ठीक है, 3 लोचनों का समूह। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर 3 लोचनों का समूह है, इसलिए ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर तो होगा 3 संख्या आ रही है तो हो जाएगा आपका द्विगु। और यही लाइन बदल दे कि त्रिलोचन ने पार्वती से विवाह किया, पार्वती से विवाह किया या रचाया। ठीक है, जो भी आए, लेकिन अगर इसमें इस तरह से अंडरलाइन किया हुआ है त्रिलोचन, तो यहां पर अपन 3 आंखों का, 3 नेत्रों का समूह या समाहार नहीं करेंगे। 3 नेत्र हैं जिनके, अर्थात यहां पर क्या लिखेंगे अपन, शिव। तो जब शिव अपन लिख रहे हैं, तीसरा अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा बहुब्रीहि। अरे भाई समझ में आया? मेन क्या है, उस शब्द का अर्थ शिव निकल रहा है, तीसरा अर्थ निकल रहा है बहुब्रीहि हो जाएगा। 3 आंखों का समूह आ रहा है तो कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। तो ये चीज क्या है कि आपके दिमाग लगाना है जब भी अपन समास से संबंधित प्रश्न करें। हमें नियम सारे ध्यान है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम रटा जो है लगाने की कारण अपन क्या करते हैं, बहुत सी बार गलत जवाब दे देते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को सावधानी से पढ़ना है, समझना है और उसके बाद हल करना है। तो अपना जो आपके समास का जो प्रकरण है वो यहीं पर समाप्त होता है। अगले कालांश में फिर नए प्रकरण के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए